जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा संविधान। और आज संविधान की पहली क्लास है। और आज हम आपको बताएंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एवं उसकी विशेषताएं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एवं उसकी विशेषताएं क्या थी? तो इसकी फर्स्ट जो विशेषता है, इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसकी वजह से या इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। नेक्स्ट है, गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है, इसी अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट यानी अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट व उसकी विशेषताएं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट व उसकी विशेषताएं। इस अधिनियम को 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसने कंपनी के वाणिज्यिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। नेक्स्ट है, राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया। कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल का गठन किया गया। अब नेक्स्ट है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम, इसकी विशेषता है भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। 1813 का चार्टर अधिनियम है, इससे भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। नेक्स्ट है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरी होते हैं जो अन्य धर्म के लोग हैं, हिंदू सिख, उन्हें ईसाई बनाने का काम करते हैं, लालच देते हैं। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया।
1813 का चार्टर अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। तो आपका इससे एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश किस एक्ट के द्वारा दिया गया। तो इसमें राइट आंसर होगा 1813 का चार्टर एक्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम एवं विशेषताएं। 1833 का चार्टर अधिनियम एवं उसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषता है, कंपनी का चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी ने पहले चीन के साथ जो व्यापार और चाय के व्यापार का एक अधिकार था, वो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत जो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। तो हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके दोस्तों, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा भारत में सत्ता का केंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, उसके द्वारा भारत में सत्ता का केंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम एवं उसकी विशेषताएं। 1853 का चार्टर अधिनियम एवं उसकी विशेषता क्या थी। तो इस चार्टर द्वारा, यानी 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। जो चार्टर 1853 का चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में 24 सदस्य थे। कितने? 24, लेकिन 6 घटाकर कितने कर दिए थे? 18। निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से 18 कर दी गई, यानी 6 लोग कम कर दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अच्छा, नेक्स्ट है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके द्वारा भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। किसके तहत? 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया। जो गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया? वायसराय। भारत सचिव नाम का एक नया पद सृजित किया गया। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत सचिव नाम का एक नया पद सृजित किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो हमारा यह क्वेश्चन बनता है कि 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था सचिव के लिए, वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत।
भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। तुम्हारा यह क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तुम्हारा राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है वायसराय भारत में महारानी का प्रतिनिधि था। जो वायसराय था वो भारत में महारानी विक्टोरिया क्या था? प्रतिनिधि था। भारत मंत्री को प्रतिवर्ष भारतीय बजट को ब्रिटिश संसद में पेश करने का अधिकार दिया गया। भारत मंत्री को प्रतिवर्ष भारतीय बजट को ब्रिटिश संसद में पेश करने का अधिकार दिया गया। किसके तहत? 1858 के तहत। इसके तहत 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अच्छा, और नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषताएं। जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की क्या विशेषताएं थी? इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा वायसराय की विधान परिषद में सदस्यों की वृद्धि की गई। जो 1861 का अधिनियम था, इसके द्वारा वायसराय की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की वृद्धि की गई। 1862 में वायसराय कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया। जो 1862 में वायसराय कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। वो थे बनारस के महाराजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीनों को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा पंजाब, इन तीनों राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ। जो 1861 का अधिनियम था उसके तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। नेक्स्ट है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम 28 अप्रैल 1876 को इस अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया 28 अप्रैल 1876 को। तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 28 अप्रैल 1876 को। नेक्स्ट है औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान किया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान किया गया। नेक्स्ट है 1892 का भारत शासन अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम है। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो हमारे यहाँ राइट आंसर होगा 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1909 की विशेषताएं। भारत शासन अधिनियम 1909 की विशेषता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1909। अच्छा, मार्ले तत्कालीन सचिव थे और मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। इन दोनों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो 1909 का अधिनियम था, इसके द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया।
इस अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया और वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि लॉर्ड मिंटो को जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो को किसके जनक के रूप में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में। या सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यहां पर एक क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को। ओके, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं। भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता है, इस अधिनियम ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया? तो उसका राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का विस्तार किया। इस अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय जैसे राज्यसभा, लोकसभा, द्विसदनीय व्यवस्था या प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। संपत्ति कर तथा शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत संपत्ति कर तथा शिक्षा के आधार पर सीमित लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। और 1919 के जो अधिनियम है उससे द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन का प्रारंभ था, जैसे केंद्र में अलग सरकार और राज्य में अलग सरकार। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, इसकी स्थापना 8 नवंबर 1927 में की गई थी। जो साइमन कमीशन आयोग की स्थापना 8 नवंबर 1927 में। इस आयोग का गठन 1919 के शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था। जो साइमन कमीशन का गठन है वो 1919 के शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था। जो साइमन कमीशन आयोग था वो 7 सदस्यीय आयोग था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। इसके 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। और इस आयोग की स्थापना 8 नवंबर 1927 में की गई थी। यह आयोग फरवरी 1928 में बम्बई पहुंचा था। जो साइमन कमीशन आयोग है वो फरवरी 1928 में बम्बई पहुंचा था। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की सिफारिशें। द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। जो साइमन कमीशन की सिफारिशें थी वो थी द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया जाए, भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए, केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व न दिया जाए, केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व न दिया जाए, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए
उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। बर्मा को भारत से अलग किया जाए। बर्मा यानी म्यांमार, म्यांमार को भारत से अलग किया जाए तथा सिंध व उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए एक संवैधानिक नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। ये साइमन कमीशन की क्या थी? सिफारिशें। सर शिव स्वामी अय्यर ने आयोग की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। सर शिव स्वामी अय्यर ने आयोग की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित की। जो साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।